गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, इकोनॉमी में कहाँ तक लिखे थे लास्ट? मिश्रित अर्थव्यवस्था तक हो गया था। इसी में नोट करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को लास्ट लिखे थे मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं उसको नोट कर लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। उन्नीस सौ 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। ये बताइएगा, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं, ये किसका कथन था? अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं, किसका कथन था? अच्छा, ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या स्टिगलर। मार्शल का। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसका कथन था? रॉबिन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके लेखक कौन है? मार्शल। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस। अच्छा, एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा वक्र है जो कि बाईं तरफ से दाईं तरफ स्लोप दर्शा रहा है, ये किस चीज़ का कर्व है? लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरीके से। ये किसका कर्व है? मांग का या आपूर्ति का? ये मांग का कर्व है। और जहाँ पर मांग और आपूर्ति दोनों के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा बिंदु कहते हैं इसको? बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस का ये पॉइंट हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लास्ट पॉइंट आपने ऐड कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन था, वैश्विक संबंध के आधार पर 3 पार्ट में कैटेगराइज किए थे इसको। इसमें सेकंड कैटेगरी था वैश्विक संबंध के आधार पर। इसमें सबसे पहला था खुली अर्थव्यवस्था, हेडिंग डाल देंगे खुली अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे और इसमें 2 प्रकार देखा था हमने, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। इसमें सबसे पहला है आपका खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी। इसमें बस एक लाइन, एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, वे अर्थव्यवस्थाएं जो देश के बाहर विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित रहती है। वे अर्थव्यवस्थाएं जो देश के बाहर विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित रहती है। सेकंड पॉइंट है इसी में, इसमें आयात और निर्यात पर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर, इसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। इसमें आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल कम रहते हैं।
एग्जाम्पल हांगकांग, सिंगापुर खुली अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं हांगकांग, सिंगापुर। और कॉमा करके लिख लीजिएगा। वर्तमान में लगभग सभी देश, वर्तमान में लगभग सभी देश, कोई भी ऐसा देश शायद ही विश्व में बचा हो जो किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात न करता हो। ठीक है, कुछ खास देशों को छोड़ दें तो। ठीक, सेकंड है बंद अर्थव्यवस्था। इस कैटेगरी का सेकंड इकोनॉमी टाइप था क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, और ओपन इकोनॉमी का बिल्कुल क्लोज हो जाए, मतलब अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करता हो कोई देश। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा। वे अर्थव्यवस्थाएं जो विश्व के अन्य देशों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते, विश्व के अन्य देशों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। सेकंड पॉइंट है, यहाँ आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं। यहाँ आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं। कोई ऐसा देश याद आ रहा है क्या जो आज के समय में जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे जानते हों? चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करता है। कौन? अफ्रीका के कुछ देश, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसका एकमात्र अभी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। वैसे इसके कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो इसके जैसा अपना कह सकते हैं विचार रखते हैं, जिनसे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, पर ऑन पेपर या ऑफिशियली उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसको हम आज के समय में एकमात्र ऐसा देश है जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करता हो, भले कम करे ज़्यादा करे, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग हर देश में संसाधन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसकी वजह से हर किसी देश को नीड पड़ती है किसी दूसरे देश से कुछ सामान लेने की या उसको बेचने की। ठीक है, उत्तरी कोरिया आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का एकमात्र एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद में थर्ड कैटेगरी में हमने लिखा था प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, इसमें 4 टाइप के हमने देखे थे, 4 टाइप के कैटेगराइजेशन। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और इसमें पहला निम्न आय वर्ग। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे पहला कैटेगरी था निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप। असल में वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग अलग समय पे जैसे जैसे देश में या विश्व में महंगाई बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ये क्या करता है कि एक लिमिट ड्रॉ कर देता है कि मान लीजिए कोई देश है जो कि $100 प्रति व्यक्ति इससे कम कमाता है तो उसको लोअर इनकम ग्रुप में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है, फैक्ट्स मैं आगे नोट करवा दूंगा। मान लीजिए कोई देश ऐसा है जहाँ पे लोगों की इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो $0 से $100 है प्रति व्यक्ति, ऐसे देशों को मान लीजिए लोअर इनकम ग्रुप में रख लिए। मान लीजिए महंगाई बढ़ती है तो इसको क्या कर सकते हैं, वो समय समय पर चेंज कर सकते हैं। मान लो $0 से $150 प्रति व्यक्ति, ये लिमिट रख दी है कि किसी देश में लोअर इनकम ग्रुप में कौन आएगा। तो ऐसे लोग जो कि जिनकी आय $0 से $150 प्रति व्यक्ति है, ये लोग को हम क्या रखेंगे, लोअर इनकम ग्रुप में रखेंगे। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है वो अलग अलग समय पर इसकी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअल फिगर है उसको नोट कर लीजिएगा।
लोअर इनकम ग्रुप या निम्न आय वर्ग में कौन शामिल है? 0 से 1045, 0 से $1045 प्रति व्यक्ति। ठीक है, और डॉलर क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई विश्व एक वैश्विक करेंसी है, इसी में कोई देश अपने मुद्रा को कन्वर्ट करके डॉलर से, मान लीजिए हमारे यहाँ $70-80 जो भी चल रहा होगा, मान लो $75 प्रति डॉलर चल रहा होगा, इस हिसाब से हम अपने यहाँ महंगाई का निर्धारण करके प्रति व्यक्ति आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पूरे विश्व के लिए डॉलर में ये फिगर दे दिया है। ठीक है, 0 से लेकर के $1045 प्रति व्यक्ति। सेकंड है निम्न मध्यम आय वर्ग। इसमें सिर्फ आपको लिमिट लिखना है, कितने लिमिट तक को लोअर में रखें, कितने को लोअर मिडिल में रखे हैं, इस तरीके से। ठीक, सेकंड है निम्न मध्यम आय वर्ग। निम्न मध्यम आय वर्ग 1046 से 1046 से लेकर के 4125 डॉलर प्रति व्यक्ति, और ये आंकड़े प्रति वर्ष के हिसाब से हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1046 से 4125 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तीसरा कैटेगरी था इसमें उच्च मध्यम आय वर्ग, अपर मिडिल इनकम ग्रुप। $4126 से लेकर के 4126 से 12,735 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और सबसे लास्ट है उच्च आय वर्ग, हाई इनकम ग्रुप। उच्च आय वर्ग 12,736 से अधिक, 12,736 से अधिक। ठीक, ये 4 कैटेगरी थे। उसके बाद में नोट करके कुछ जनरल पॉइंट लिख लीजिएगा इसी टॉपिक से संबंधित। आय के आधार पर जो विश्व में ये 4 प्रकार बांटे गए हैं, इसी से संबंधित 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में सीधे 1 लाइनर पूछे गए हैं, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करिएगा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का निर्धारण, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का निर्धारण विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, भारत निम्न मध्यम आय के अंतर्गत आता है। भारत निम्न मध्यम आय के अंतर्गत आता है। भारत निम्न मध्यम आय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे। जीडीपी के आधार पर, जीडीपी हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पर इसको एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जीडीपी के आधार पर भारत
जीडीपी के आधार पर भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, और जनरली कभी भी करंट अफेयर में आप देखेंगे तो ये 5वें 6वें के बीच में मूव करते रहता है। ठीक है, कभी ये 6वां हो जाएगा, कभी 5वां हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट स्टेट क्या है, भारत जो है वो किस क्रम पर है, 5वें नंबर पर है। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस भी नोट कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 4 तक कौन कौन है, उसी में ही नीचे ब्रैकेट करके या फिर इसी के आगे ब्रैकेट करके चारों का नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, अमेरिका, यूएसए कॉमा चीन कॉमा जापान कॉमा जर्मनी। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी और 5वां कौन सा, भारत। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी और 5वां भारत। ये तो था जीडीपी रैंकिंग के आधार पर, जीडीपी के आधार पर। इसी के बाद में एक और पॉइंट ऐड करेंगे, एग्ज़ाम में जो सीधे सीधे पूछा जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेंगे। पहला जो चीज़ है वो जीडीपी के आधार पर है और दूसरा है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, इसको एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखेंगे कि पीपीपी क्या होता है। ठीक, एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा, क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और फर्स्ट सेकंड कौन कौन है, तो पहला है चीन और सेकंड है यूएसए। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहला चीन, दूसरा यूएसए। ठीक, अब यहाँ पे जिनको जीडीपी के बारे में पता है वो जीडीपी बता दीजिए, और पीपीपी जिनको पता है इसको बता दीजिए। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे किसी को क्या समझाएंगे आप, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फिर पूछेगा ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। आपने जो भी इकोनॉमी पढ़ा होगा, इस एग्ज़ाम को यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसको देने के लिए भी आपने थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें आपने जीडीपी के बारे में क्या पढ़ा था, कुछ पढ़े थे इसके बारे में, जीडीपी क्या होता है। हाँ, भूल गए। ठीक, क्या होता है जीडीपी, पढ़े नहीं है या भूल गए, अच्छा नहीं पढ़े। ठीक, चलिए वैसे हम जीडीपी के बारे में आगे एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ठीक से, पर यहाँ पर एक जनरल डिस्कशन के लिए इसको याद रखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। ठीक, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, इसका जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है, इसके डेफिनेशन में 2-3 की पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का
उत्पादन हुआ है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। इनका पूरे का कलेक्शन क्या कहलाता है? जीडीपी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात किया गया है मौद्रिक मूल्य का। इसका मतलब है कि जिसको मॉनेटरी टर्म्स में क्या करें, डिफाइन कर सकें। मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो ये 10 रुपये का है, 15 रुपये का है, ठीक है। इस तरीके से 10 रुपये हो गया या 15 रुपये हो गया, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मम्मी जो है वो घर पे इतना काम करती है, इनकी सेवाओं को हम मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हैं क्या? इन्होंने इतने रुपए का काम किया इस महीने, नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें ऐसी चीज़ें शामिल है जिसको कि हम मुद्रा में उस देश की करेंसी में नाप सकें, ठीक है। यहाँ पर अंतिम मौद्रिक मूल्य कहने का मतलब है कि जिसको वहाँ की मुद्रा में नापा जा सके। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? पार्ले बिस्किट एक गुड्स है, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो अपनी कंसल्टेंसी सर्विस अगर बेचती है तो ये क्या है? एक सर्विस है। जो कंसल्टेंसी है बेच रही है वो क्या है? सर्विस है। किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर बेच रही है वो क्या है? सर्विस है। वो गुड्स नहीं है, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो क्या है? सर्विस है। कोई डॉक्टर है जो कि आपसे फीस लेता है, 500 1000 रुपये जो फीस लेता है, वो क्या है? उसकी सर्विस का फीस है। आप दवाई के लिए तो अलग से पे करेंगे, दवाई क्या है यहाँ पे? गुड्स है। लेकिन डॉक्टर जो आपका चेकअप कर रहा है वो क्या बेच रहा है? अपनी सर्विस बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं, इनका एक वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो उस देश की टोटल जीडीपी कहलाता है। और यहाँ पे वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? हमारे भारत की वित्तीय वर्ष कब से कब तक नापते हैं हम? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। किसी देश में अगर ये समय सीमा अलग है तो उसके अकॉर्डिंग नापेंगे, इसीलिए इसको डिफाइन किया गया है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, इस दौरान जो टोटल यहाँ पे वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य और सभी का सम, इन वस्तुओं और सेवाओं का सम या टोटल जो है वो उस देश की जीडीपी कहलाता है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने बताया था, उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इसके बारे में मैंने छोटा सा डिस्कशन किया था आपसे। मान लीजिए भारत की भौगोलिक सीमा में क्या आएगा, तो हमारा जो देश का मुख्य भूभाग है जो कि अलग अलग देशों के साथ बाउंड्री टच करता है, मुख्य भूभाग हो गया। साथ ही हमारे जो द्वीप हैं, मुख्य भूमि से अलग जो हमारे द्वीप हैं वो भी भारत देश का हिस्सा है। साथ ही हमारे जो राजदूत हैं जहाँ पे रह रहे हैं, दूतावास जिसको हम कहते हैं, अलग अलग देशों में है, ठीक है। हालांकि ये अलग देश में है पर भारत की राजनीतिक कह सकते हैं कि भारत के कंट्रोल के अंदर है। इसके अलावा भारत का कोई शिप अगर इंटरनेशनल वाटर पे तैर रहा है, इसी के साथ ही हमारे कोई साइंटिफिक एक्सपेडिशन अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहीं भी गए हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो इसको ठीक से नोट कर लेंगे। पर फिलहाल आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी थी। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? उस देश की जीडीपी कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, एक एग्जाम्पल से इसको आप ठीक से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि भारत में 20 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता है, 20 लाख रुपए प्रति वर्ष इसकी इनकम है। और यही व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका में गया, वहाँ पे इसको जॉब मिली अच्छी वाली, वहाँ पर ये 80 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता है। अब इन दोनों में से कौन सी लाइफ स्टाइल बेहतर है इसके लिए? भारत की या यूएसए की? यूएसए की। क्यों? क्योंकि हम ये फिगर देख रहे हैं 20 लाख और यहाँ पर 80 लाख, वहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करके जो भी मिलता होगा उसको। पर अगर भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें तो भारत में उसकी सैलरी थी 20 लाख रुपए और यूएसए जाने के बाद उसकी सैलरी है भारतीय मुद्रा के हिसाब से 80 लाख रुपए। तो हमारे हिसाब से तो हमको लग रहा है कि 80 लाख रुपए वाली सैलरी बेहतर है। पर ध्यान रखिएगा ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। भारत में जो लाइफ स्टाइल वो व्यक्ति जी रहा था वही सेम चीज़, वही सेम लाइफ स्टाइल वो यूएसए में जी पाएगा। अगर उसको बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसको 80 लाख रुपए से ज़्यादा कम से कम 100 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब किसी देश की मुद्रा उस देश के चीज़ों को खरीदने में कितनी सक्षम है, ये चीज़ बताता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। मान लीजिए यहाँ पे भारत में
अगर आम के मूल्य रहते हैं मान लीजिए 100 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये पर केजी, वही व्यक्ति अगर अमेरिका में आम खरीदना चाहे तो कम से कम उसको 1 किलो के लिए 800 या 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो डेली नीड्स के जो उसके खर्च हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हर चीज़ उसको अगर 8 गुना महंगी पड़ रही है या 4 गुना महंगी पड़ रही है, इसलिए ये जो 80 लाख रुपए है वो उनकी डेली नीड्स को पूरा करने में ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक फिक्स इनकम यहाँ कमा रहा है और वही व्यक्ति जो है वो उससे 2-4 गुना ज़्यादा कहीं कमा रहा है, तो वो जो इनकम है उसकी डेली नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करने में समाप्त हो जाता है। इसीलिए उसकी लाइफ स्टाइल जैसी भारत में थी वैसे ही यूएसए में रहेगी। इस चीज़ को कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति क्षमता। किसी देश की मुद्रा वहाँ के चीज़ों को खरीदने में कितनी सक्षम है, इसको कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी में यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हमारे देश की वस्तुओं सेवाओं के मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कितनी भिन्नता है अलग अलग देशों में। हम भारत में रह के जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर विदेश में कमा रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा भारत के इनकम के, क्योंकि भारत में चीज़ें सस्ती हैं और विदेश में महंगी है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म नाम का एक शब्द बड़ा फेमस है। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म, असल में ये टूरिज्म का कोई प्रकार नहीं है। कोई व्यक्ति को जब मेडिकल हेल्प की नीड पड़ती है तब वो भारत आता है, लेकिन जब मान लो हम टूरिज्म के हिसाब से देखें तो मेडिकल नीड्स के मेडिकल फैसिलिटी को की इच्छा रखने वाले लोग जो भारत में आते हैं, इसी के लिए एक कैजुअल टर्म है मेडिकल टूरिज्म। यहाँ पे जो बीमार व्यक्ति है, मान लो यूएसए का कोई बीमार व्यक्ति है, वो कई बार भारत आकर के मेडिकल फैसिलिटी अवेल करना चाहता है। इसका रीज़न क्या है? मान लीजिए जो सर्जरी वहाँ पे $1 लाख में होनी थी, $1 लाख में होनी थी, वही सेम सर्जरी ये जो है वो यूएसए में होनी थी। वही जो सेम चीज़ है भारत में अगर आएगा तो हो सकता है कि $25,000 में कंप्लीट हो जाए, $25,000 में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, भारतीय मुद्रा के हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ के हिसाब से वहाँ के मूल्य में अगर वो $1 लाख लगने वाले थे उसको, तो वही सेम चीज़ $25,000 में हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि भारत में महंगाई जो है वो कम है, भारत में महंगाई जो है वो अन्य देशों की तुलना में कम है। ठीक है, इसको नापने के लिए कहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई है या कम महंगाई है, इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी को अगर याद रखना हो तो बस आप ये एक एग्जांपल याद रखेंगे कि कोई एक व्यक्ति जो भारत में 20 लाख कमाता है, यूएसए में 80 लाख कमाता है, दोनों की लाइफ स्टाइल इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि यूएसए में चीज़ों के प्राइस जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे नोट कर लीजिएगा इनके बारे में। अभी आपने अगर कुछ नोट नहीं किया है तो उसको स्किप करके हम आगे जो नोट कर रहे हैं इसको नोट करते चलेंगे। इसको मैं प्रॉपरली कहीं पर जब ये टॉपिक आएगा वहाँ पर हम इसको ठीक से स्ट्रक्चर्ड वे में नोट कर लेंगे। ठीक, तो भारत जो है वो जीडीपी के हिसाब से विश्व की कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है? 5वें नंबर की, और पीपीपी के हिसाब से 3रे नंबर पर। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप ट्राई करेंगे। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है। सेकंड ऑप्शन है, केवल निर्यात होता है क्या बंद अर्थव्यवस्था में? नहीं। सेकंड है, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। थर्ड ऑप्शन है, राजकोषीय घाटा कम होता है। और लास्ट ऑप्शन है, न निर्यात न आयात होता है। सेकंड लास्ट ऑप्शन है, न निर्यात न आयात होता है। मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, मतलब गवर्नमेंट उसको पूरा कंट्रोल करके रखती है। नहीं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? ऑप्शंस हैं अल्प विकसित, सेकंड है अविकसित, थर्ड है विकसित और लास्ट है विकासशील। विकासशील, डेवलपिंग इकोनॉमी है भारत।
उसके बाद में इस पूरे टॉपिक से आपको कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जहाँ जहाँ पे नीड होगी हम उसको अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर करंट के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, किस समय वृद्धि दर कितनी रही है, और इस समय भारत का स्थान कौन से नंबर है जीडीपी के हिसाब से या फिर पीपीपी के हिसाब से, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही आपके फैक्चुअल डाटा यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये सभी आपके करंट अफेयर से ही कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट करके कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। ऑप्शन पहला है संविधान निर्माण के समय, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय, तीसरा ऑप्शन है 1948 की औद्योगिक नीति में, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन था 1948 की औद्योगिक नीति के समय। एक क्वेश्चन पूछा है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। ब्रिटेन में हुई है सबसे। इसका चाहे तो आप नोट करके इसको लास्ट में नोट ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। सबसे पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन और इंग्लैंड, हाँ एक ही है। यहाँ पर 2017 का एक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में कितने स्थान पर है? छठवां, सातवां, पांचवां या तीसरा? तीसरा। ये लगभग पीपीपी के हिसाब से तीसरे स्थान पर ही बना हुआ है। जो मेजर चेंजेस होते हैं वो आपके जीडीपी के हिसाब से इसमें होते हैं, पांचवें और छठवें के बीच में। भारत जो है वो छठवां और पांचवां के बीच में ज़्यादा करके मूव करते रहता है। प्रेजेंट स्टेट क्या है? पांचवें नंबर पर, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो इस टॉपिक से पूछे गए थे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट नए पेज से एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन। भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन, और इसमें भी इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आप पहले नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर पता चले कि कहाँ कहाँ पे आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल हमको 3 प्रकार के 3 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, ठीक। पहले में नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले में नोट कर लीजिएगा क्षेत्र के आधार पर। सबसे पहली कैटेगरी है, पहला टाइप है क्षेत्र के आधार पर। सेकंड कैटेगरी है संगठन के आधार पर। और तीसरा कैटेगरी है सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर। सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर, ठीक। और इसके बाद में क्षेत्र के आधार पर इसको वापस से 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहला टाइप है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर।
और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद में संगठन के आधार पर इसमें दो पार्ट है। संगठन के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की हैं। सबसे पहला है संगठित या औपचारिक क्षेत्र। संगठित या औपचारिक क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर। संगठित या औपचारिक क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर। और सेकंड पार्ट है जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, असंगठित और अनौपचारिक। असंगठित या अनौपचारिक, अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। और सबसे लास्ट वाले में था सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर। इसमें दो कैटेगरी हैं। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र। और दूसरा है सरकारी क्षेत्र। इसमें पहला है निजी और दूसरा है सरकारी। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये इसका प्रॉपर कैटेगराइजेशन था कि विश्व में अलग अलग हिसाब से हम कितने टाइप से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है क्षेत्रक, और क्षेत्रक में सबसे पहला था प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था, और उसमें सबसे पहला है प्राथमिक अर्थव्यवस्था। ठीक, अब इसके बारे में आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है बताते चलेंगे, किसको प्राइमरी कहते हैं, किसको सेकेंडरी और किसको टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है वो आता है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। हाँ। और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर आएगा। हाँ। टर्शियरी सेक्टर में जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। हाँ, ठीक है। अगर इसको बहुत जनरल टर्म्स में किसी को बताना है तो बस आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रकृति पर निर्भरता होती है, सारे के सारे रिसोर्स आपको नेचर से मिल रहे होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से जो भी रिसोर्स मिले हैं इनको आप वैल्यू एडिशन करके जब मार्केट में लेकर के आते हैं तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा सेक्टर क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ करके जो भी सर्विसेज बचते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र, ठीक है। मान लीजिए इसी में ही, इसी एक एग्जाम्पल के अंदर हम देखें कि गेहूं जब उगाया जा रहा है, गेहूं मतलब खेती के हिसाब से जब गेहूं उगाया जा रहा है, ये कैसा सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है। गेहूं कह लीजिए, कृषि जब यहाँ पे खेती करके गेहूं उगाया जा रहा है तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर। इसी गेहूं को जब आटा बनाया जा रहा है, ठीक है, एक मिल में ले जा करके इसको पीसा जा रहा है, वैसी कंडीशन में ये कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर। और इसी आटे को जब किसी दुकान में ले जा करके, किसी सुपरमार्केट में ले जा करके बेचा जा रहा है, तब ये क्या है, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दुकानदार जो है वो सेवा प्रोवाइड कर रहा है। सेवा किस चीज़ का, सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त हुई चीज़ों को बेचने की सेवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वह क्षेत्र जहां वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति पर निर्भर करता है। वह क्षेत्र जहां वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति पर निर्भर करता है।
एग्जाम्पल, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपने बताया था कृषि, एग्जाम्पल में सबसे पहला है कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, खनन, खनन या माइनिंग, नेक्स्ट है उत्खनन, उत्खनन या एक्सकेवेशन, खनन, उत्खनन, नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री, वानिकी। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, वानिकी, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी पर कोई समस्या है क्या? कृषि तो आपको पता है, पशुपालन भी पता है, खनन माइनिंग पता है, एक्सकेवेशन पता है आपको? दोनों? कुछ डिफरेंस यहाँ से आप डिराइव कर पा रहे हो? दोनों में कुछ डिफरेंस, मतलब खुद से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो क्या खनन और उत्खनन में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो, खनन का मतलब ये है जब आप गहराई में, भूमि को गहराई में खोद करके किसी प्रकार के अयस्क या संसाधन को एक्सट्रैक्ट करते हो, किसी भी प्रकार के संसाधन को निकालने का काम करते हो जब भूमि को गहराई की तरफ खोद करके, इस प्रोसेस को कहा जाता है खनन या माइनिंग। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ आप डेप्थ कवर न करके किसी एरिया में विड्थ कवर करते हैं, वैसे प्रोसेस को कहा जाता है उत्खनन या एक्सकेवेशन। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक है, ऐसी कोई भी सभ्यता जहाँ पे हमको वहाँ पर खुदाई करके हम उस एरिया को ये देखते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो पुराने जो सभ्यताएं थी वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला था, इसको हम कहते हैं एक्सकेवेशन। ठीक है, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे वहाँ पे खनन शब्द का उपयोग नहीं होता, वहाँ पे उत्खनन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो खनन का मतलब किसी प्राकृतिक संसाधन को भूमि की गहराई में जाकर के खोदना, और उत्खनन का मतलब है कि गहराई कम और चौड़ाई ज़्यादा कवर करना। ठीक, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। और वानिकी, फॉरेस्ट्री पता है आपको? कोई भी समाज या फिर जो पिछड़े वर्ग हैं, आदिम समाज है, वो वनों से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर करता है, तो उनकी आजीविका कैसी है? प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित जीवन निर्वाह। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो प्रश्न बने हैं वो सिर्फ इतना है कि ये जो क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत, कौन से क्षेत्र के अंदर शामिल हैं। कृषि किसके अंदर शामिल है, पशुपालन कौन से क्षेत्र में शामिल है, उत्खनन कौन से क्षेत्र में शामिल है। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्राथमिक क्षेत्र के। ठीक, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को मानवीय प्रक्रिया द्वारा मूल्यवर्धित करना, वैल्यू एडिशन करना, मानवीय प्रक्रिया द्वारा मूल्यवर्धित करना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विनिर्माण।
विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। मूल्य वर्धित करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। सेकंड पॉइंट है इसी में, इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति। ठीक, निर्माण, विनिर्माण, इसके अलावा विद्युत, गैस और जो जल आपूर्ति है इसको भी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। निर्माण और विनिर्माण बता दो। निर्माण के लिए इंग्लिश यूज होता है कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में? आप डेली लाइफ में ये दोनों शब्द सुनते हैं ना, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे यूज़ होता है? किस चीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग शब्द यूज़ करते हैं? कोई प्रोडक्ट है इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग शब्द यूज़ होता है। और कंस्ट्रक्शन किसके लिए होता है? हाँ, बिल्डिंग्स के लिए। बिल्डिंग्स या फिर कोई हाँ मैम, उसको पुनर्निर्माण कहते हैं। पुनर्निर्माण कहते हैं उसको। ठीक, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है, ये जो शब्द है वो बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत, गैस और जल आपूर्ति ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में है टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को उत्पाद के विक्रय में सहायता की जाती है। उत्पाद के विक्रय में सहायता की जाती है। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद के विक्रय में सहायता की जाती है। सेकंड पॉइंट है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एग्जाम्पल, टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स नोट करिएगा। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। ठीक, अब इन तीनों में से ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जनरली इसके डेफिनेशन से प्रश्न बन जाएगा, या फिर एग्जाम्पल आपने जितने नोट किए हैं वहाँ से प्रश्न बनेगा, या फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में प्राइमरी सेक्टर से कितने प्रतिशत जीडीपी प्राप्त हुए, सेकेंडरी सेक्टर से कितना जीडीपी प्राप्त हुआ, टर्शियरी से कितना जीडीपी प्राप्त हुआ है। ये एक फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको करंट अफेयर से ही कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और उस वर्ष का जब बजट पढ़ेंगे, वहाँ पर ये तीनों डाटा आपको मिल जाता है। ठीक, तो इन तीनों डाटा को वहाँ से हमेशा हर बार जब एग्ज़ाम देते रहेंगे उस समय का जो बजट है वहाँ से ये डेटा हमको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में ये जो 3 और क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके डेटा पता होने चाहिए। अब आपको ऐसा कोई जॉब समझ में आ रहा हो या फिर आपको डाउट हो कि वो किस सेक्टर में आएगा, तो पूछते चलेंगे। कोई ऐसा कार्य है जो कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा या टर्शियरी में आएगा? हाँ, एजुकेशन में हम कोई किताब नहीं बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं? सेवा बेच रहे हैं। मतलब एक सर्विस है टीचिंग की। ठीक है, यहाँ पर ना तो कोई वस्तु बेची जा रही है, ना तो किसी प्रकार का कोई दूसरा उत्पाद बेचा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम किताब बेचने का काम करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका किसी भी प्रकार का कोई चीज़ बेचना भी क्या हो जाता है? आपका सेवा क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर में हो जाता है। लेकिन किताब बनाने वाला जो कंपनी है, किताब का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा जहाँ पर, वो किस में आएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। किताब बेचने वाली जो दुकान है वो किस में आएगा? टर्शियरी सेक्टर में आएगा। किताब को बनाने के लिए जो सेल्यूलोज लगा है वो जहाँ से, जिस फॉरेस्ट से मिला है, वो कहाँ पे आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से, बांस से या दूसरे पेड़ पौधों से जो सेल्यूलोज लगा होगा किताब को छापने के लिए, वो कहाँ पे आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, टीचिंग में किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है बल्कि एक सर्विस बेचा जा रहा है, इसीलिए टीचिंग या शिक्षा जो है वो सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा। अच्छा, टीचिंग को करने के लिए जो स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, या आप जिस जगह पे पढ़ रहे हो, इसको बनाने के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत इसमें आपका कह सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र के अंदर आया होगा? ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया। ठीक है, कोई और ऐसा चीज़ जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डाउट हो रहा हो? सेना किसके अंदर आएगा? सेना किसके अंदर आएगा? टर्शियरी। सेना जो है वो अपनी सर्विस दे रही है। सेना के पास जो बंदूकें हैं वो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। डॉक्टर टर्शियरी में, इंजीनियर ये भी टर्शियरी में आ जाएगा। किसान या खेती प्राइमरी में आ गया। और कोई एग्जाम्पल? बीड़ी को बनाना जब वहाँ आपका किसी फैक्ट्री में जब बनाया जा रहा है बीड़ी, उस समय ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन जब तेंदुपत्ता जहाँ से इकट्ठा किया गया वो कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर। बीड़ी को जिस दुकान में बेचा जा रहा होगा वो कोई उत्पाद नहीं बना रहा है, वो सीधा बीड़ी बेच रहा है। ठीक है, वो सेलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कपास
सबसे पहले जब कपास उत्पादन किया गया होगा ये किस में आ जाएगा? प्राइमरी। कपास से जब कपड़ा बनाया जा रहा होगा वो उस समय सेकेंडरी। और कपड़े को जिस दुकान में बेचा जा रहा होगा वो क्या कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेचने का। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिफरेंस समझ में आ गया। रोबोट जब रोबोट बनाया जा रहा होगा किसी फैक्ट्री में उस समय सेकेंडरी। रोबोट आपको डेली लाइफ में जो काम करके दे रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या है? टर्शियरी। रोबोट की सेल जहाँ पे हो रही है, मान लो कि कोई मॉल है जहाँ पे रोबोट्स की सेल हो रही है, वो क्या है? टर्शियरी। वो सेल करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेचने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रोबोट भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन रोबोट जिस आपको फैक्ट्री में बनाया गया होगा वो क्या है? आपको सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र के किसी कारखाने में रोबोट को बनाया गया होगा। और कुछ? ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी समझ में आ गया। इसी के बाद में जैसे जैसे इकोनॉमी किसी वर्ल्ड में डेवलप होती गई है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ नए क्षेत्र पैदा हुए हैं या नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। उसको बोलचाल की भाषा में कुछ नए शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा और टर्शियरी पढ़ा। अब आप नोट करके, यहाँ से कभी प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं और अभी रीसेंट एग्जाम में संभावना भी नहीं है पूछेगा, पर आपके नॉलेज के लिए जब आप किसी हायर लेवल के कुछ एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पीएससी या यूपीएससी टाइप के, वहाँ पर इस चीज़ को अब पूछा जाना शुरू किया जा चुका है। ठीक है, अब जो है अर्थव्यवस्था के जनरली हम पढ़ते थे 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब वर्तमान में हम कुछ नए सेक्टर्स ऐसे इमर्ज होकर के आए हैं, नए सेक्टर्स ऐसे पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें इनको नए तरीके से कैटेगराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अब इसको चतुर्थक और पंचम क्षेत्र भी बांटा गया है। ठीक है, तो नोट करके चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, बस इसके एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। टर्शियरी सेक्टर्स बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। उसके बाद में चौथा और पांचवा नोट करिएगा, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। यहाँ पे कुछ ऐसे सर्विसेज थे जिनको कि हम सेवाओं के रूप में टर्शियरी सेक्टर में रखते थे। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको कि हम जनरली वाइट कॉलर जॉब के रूप में देखते हैं। वाइट कॉलर या कहीं कहीं पे आजकल गोल्ड कॉलर जॉब करके भी एक शब्द यूज़ होता है। ऐसे जो जॉब्स हैं उसको जनरली आपके फोर्थ सेक्टर में रखा जाता है, चतुर्थक क्षेत्र में रखा जाता है। और कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल पर है, कोई ब्यूरोक्रेसी है या फिर मंत्री हैं, कुछ ऐसे हाई लेवल के पोस्ट हैं जहां पर केवल और केवल डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है, इसको पंचम क्षेत्र पर रखा जाता है। ठीक है, तो चतुर्थक क्षेत्र के एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। अनुसंधान, चतुर्थक क्षेत्र में अनुसंधान, कॉमा सांस्कृतिक विकास, कॉमा उच्च स्तरीय बौद्धिक गतिविधियां, और सबसे लास्ट है आपका पंचम क्षेत्रक। इसमें एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, मंत्रीगण या ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स, उच्च स्तरीय सरकारी पद। ठीक है, तो चतुर्थक और पंचम क्षेत्रक से भी सामान्यतः प्रश्न नहीं बनते हैं। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा दिमाग में, इनमें से आपको प्रश्न मिलते चले जाएंगे। चलिए, ये तो था हमारा सबसे पहला कैटेगरी, क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अब सेकंड कैटेगरी था आपका इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है इस बेस पर। ठीक है, सेकंड कैटेगरी का हेडिंग डाल दीजिएगा और उसमें सबसे पहला टाइप था आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र। हाँ, ब्यूरोक्रेसी,
ब्यूरोक्रेसी के लिए जनरली हिंदी में शब्द यूज होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी के लिए हिंदी शब्द होता है लाल फीताशाही। कोई भी फाइल जो होती है, जब मान लीजिए हमारे लिए कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई स्कीम्स हैं, उसकी जो फाइल्स है उस पर एक लाल कलर का इस तरीके से रिबन बंधा होता है। इस फाइल पर जब तक उस अधिकारी के साइन नहीं होंगे तब तक ये फाइल आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। और जो सरकारी नौकरशाह हैं वो क्या करते हैं, इसको अपने पास अटका करके रखे रहते हैं किसी भी वजह से, चाहे उच्च स्तरीय उसके जो कह सकते हैं कि अधिकारी हैं उनके दबाव में, या फिर किसी वित्तीय फायदे के लालच में। तो ये जो दबा करके रखे रहते हैं और इस पर जो लाल फीता दबा रहता है लगा रहता है, इसी की वजह से इसको कहते हैं लाल फीताशाही, ठीक है। ये जो नौकरशाही है, जब इस तरीके के जो फाइल्स जिसमें कि उनके हस्ताक्षर के बिना ये फाइल आगे नहीं बढ़ती है, इस तरीके की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, लाल फीताशाही। जनरली ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का मतलब है सरकार का मतलब तो पता है ना आपको, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल बताओ भाई, सरकार का मतलब क्या था, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल, ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें सरकार में हमने दो तरीके के सरकार देखे था, एक तो था आपका स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में कौन थे, जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये हर 5 साल में बदल जाएंगे। और स्थायी में कौन आएंगे, जितने भी उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन्हीं को हम किस में रखते हैं, सरकार के स्थायी वर्ग के अंदर रखते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स के परमानेंट हेड के अंदर रखते हैं। यही जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, या इनका जो पूरा सिस्टम है इनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। ये जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं इनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। और ये जो पूरी व्यवस्था है, इनके काम करने की जो पूरी व्यवस्था है, इसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। ये नाम के तो नौकर हैं पर काम इनका मालिक जैसा होता है, राजाओं जैसा होता है, ठीक है। जब तक किसी फाइल में इनके साइन नहीं है तब तक वो फाइल जो है वो आगे नहीं बढ़ रही होती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, सरकार के उच्च स्तरीय स्थायी वर्ग के अधिकारी। चलिए, सेकंड कैटेगरी था आपका संगठन के आधार पर, और इसमें सबसे पहला टाइप था संगठित या औपचारिक अर्थव्यवस्था। इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला है यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। सेकंड पॉइंट है इसके कर्मचारी नियमित रूप से काम करते हैं। नियमित मतलब परमानेंट है वहाँ पर काम करने वाले, इनको अचानक से निकाला नहीं जा सकता है। इनके कर्मचारी नियमित रूप से काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है सरकार के विभिन्न कानून सख्ती से लागू होते हैं। सरकार के विभिन्न कानून सख्ती से लागू होते हैं। शक्ति नहीं है ना, सख्ती। क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, गुस्सा वाला,
स्ट्रिक्ट वाला है, शक्ति, और ये शक्ति जो है वो पावर के लिए है। आपने कौन सा लिखा था, ये लिखा या ये स्ट्रिक्ट वाला लिखे है ना, ठीक। क्या होगा, STRIC, ठीक था स्पेलिंग, ठीक। इन पर सरकार के नियम कानून सख्ती से लागू होते हैं। एग्जाम्पल, है बैंकिंग, PSU, पब्लिक सर्विस यूनिट्स, PSU, सरकारी ऑफिस, कोई भी हमारे जो लोकल सरकारी ऑफिस होते हैं इत्यादि। सेकंड नोट कर लीजिएगा, अनौपचारिक। उसके बाद में दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, कौन कौन सा प्राइमरी में आ सकता है, कौन सा आपका ऑर्गेनाइज्ड में है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड में है। सेकंड टाइप नोट कर लीजिएगा, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र। असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र। पहला पॉइंट है इसमें, वे सभी इकाइयां जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। वे सभी इकाइयां जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। सेकंड पॉइंट है, सामान्यतः निजी क्षेत्र के छोटे उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, आप लोग बताओ एग्जाम्पल, असंगठित क्षेत्र के कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ हाँ, ज़्यादा सख्ती से काम होता है। अनअकैडमी प्राइवेट है, पर ये ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है? अनअकैडमी ये शब्द सुने हैं ना? हाँ, अनअकैडमी नहीं सुने? अच्छा, मीनिंग नहीं पता? मीनिंग हमको भी नहीं पता है, बस ये किसका नाम है? ये ऑनलाइन एड टेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। ये जो अनअकैडमी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है? गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए मैंने जो सेकंड स्टेटमेंट आपको लिखाया है अनऑर्गेनाइज्ड में, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? पढ़िए वापस से। आप पढ़ो ठीक से, जोर से। हाँ, सेकंड वाला। हाँ, सामान्यतः। हाँ, शुरू से पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सामान्यतः। इसमें एक शब्द लिखा मैंने, सामान्यतः। इसकी जगह हम लिख सकते थे सभी, पर सभी नहीं लिखे यहाँ पे, सामान्यतः। सामान्यतः निजी क्षेत्र के जो छोटे उद्योग हैं
वो किसके अंदर आते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अनअकैडमी है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भले ही वेतन या भत्ते अनअकैडमिक प्राइवेट कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, पर उनके ये जो अनअकैडमी है बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट रूल्स जैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम इतनी सैलरी देंगे, मिनिमम सैलरी का कुछ क्राइटेरिया होगा जो वो फॉलो कर रहा है। इसके अलावा आप इनको हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस रखेंगे, आप जहाँ भी अपना ऑफिस खोल रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी चेक होना चाहिए, जैसे कि फायर हो गया, अगर आग लगने की दुर्घटना होती है वहाँ पे तो प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, जो प्रॉपर वेंटिलेशंस हैं वो सारा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर पानी के पाइप्स पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे उसको वहाँ पे आग को बुझाया जा सके। ऐसे बहुत सारे रूल्स जो है वो अनअकैडमी या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, अगर उसका कोई ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे वो सरकार के इन सभी नियमों का पालन कर रही है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो अनअकैडमी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, पर ये कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाला प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, कोई चाय का ठेला देख लेंगे, कोई समोसे का ठेला है, ठीक है, डोसे का एक ठेला है। ये सभी ऑर्गेनाइज्ड हैं या अनऑर्गेनाइज्ड हैं? अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित क्षेत्र हैं। अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा था इसमें? सामान्यतः छोटे जो उद्योग हैं वो किसके अंदर आते हैं? छोटे निजी उद्योग किसके अंदर आते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो चाय समोसे और डोसे वाले हैं, क्या ये अपने एम्प्लॉयज़, मान लो अगर ये कोई वर्कर रखे हैं तो इसका रिपोर्ट सरकार को देते हैं क्या कि हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? क्या ये अपने वर्कर्स के लिए कोई इंश्योरेंस करवाते हैं क्या? नहीं। क्या ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पीएफ वगैरह काटते हैं क्या उनकी सैलरी में से? नहीं। ठीक है, क्या ये अपने यहाँ किसी भी दूसरी जो सरकारी बाध्यताएं हैं, मान लो कोई होटल है जहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट करवाना ज़रूरी था, ये क्या है? एक सरकारी बाध्यता है। कोई बड़ा जो ऑफिस है वहाँ पे बहुत सारी सरकारी बाध्यताएं होती हैं सेफ्टी ऑडिट को लेकर के। ठीक है, मान लो 2 या 3 तल्ले का अगर कोई भूमि है या बिल्डिंग है, वहाँ पे प्रॉपर एंट्री और एग्जिट के लिए एक से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं कि नहीं है, वहाँ के लिफ्ट प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी को लेकर के उसकी ऑडिट की गई है या नहीं की गई है। ये सभी बहुत सारी सरकारी बाध्यताएँ हैं। ये सारी बाध्यताएँ क्या ये सभी फॉलो कर रहे हैं क्या? चाय समोसे डोसे वाले लोग फॉलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना फंड नहीं है कि वो सारी इन बाध्यताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये जो सेक्टर हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के अंदर आएंगे। ठीक, अब आप और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? बैंकिंग किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सरकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, हर एक एम्प्लॉय का हिसाब किताब होता है, हर एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ कंप्लीट होगा। इसके अलावा दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं हमारे आसपास, चाहे वो किसी भी तरीके के दुकान खोल करके बैठे हों, ये किसके अंदर आएंगे? अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएंगे। यहाँ पे मान लो कोई संडे को जो मार्केट लगता है, मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं अपने सामान बेचने के लिए, तो बाज़ार में बैठे जो सारे विक्रेता हैं, बाज़ार में विक्रेता, ये किसके अंदर आएंगे? ऑर्गेनाइज्ड के अंदर या अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर? अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएंगे। सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति किसके अंदर आएगा? सरकारी नहीं है ना, सहकारी है, सहकारी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसके अंदर आएंगे? किसके अंदर? हाँ, महिलाओं का जो समूह है ऑर्गेनाइज्ड के अंदर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न का स्कोप है। सेना ऑर्गेनाइज्ड के अंदर, डॉक्टर जो है वो
दोनों में आ सकते हैं। मान लो कोई ऐसा है जो झोला छाप डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, वो कहीं पर काम कर रहा है जिसको कि सरकार जानती नहीं है, वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पर कोई ऐसा डॉक्टर जिसको कि प्रॉपर डिग्री मिली हुई है, ठीक है, MBBS कोई डॉक्टर है जो जिसको कि डिग्री मिली है, ये किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगा। सरकार के पास इसका पूरा लेखा जोखा रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में और कोई समस्या है? अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी का हेडिंग डालिएगा, सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर। थर्ड कैटेगरी हमने नोट किया था, सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर। इसमें सबसे पहला है सरकारी क्षेत्र। इसमें नोट करेंगे वे संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। वे संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। सेकंड पॉइंट, ऐसा क्षेत्र, सेकंड पॉइंट है ऐसा क्षेत्र जहां सरकार की हिस्सेदारी, ऐसा क्षेत्र जहां सरकार की हिस्सेदारी कम से कम कितना होना चाहिए, 51% से अधिक, कम से कम 51% से अधिक हो। सरकार की हिस्सेदारी कितना होना चाहिए, कम से कम 51% से अधिक, कम से कम 51 या इससे ज़्यादा हो सकता है। ऐसा क्षेत्र जहां सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% से अधिक हो। एग्जाम्पल है रेलवे, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल और है जीवन बीमा निगम। अब इसमें कुछ ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, पर जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है जो भारत सरकार के अंदर है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जीवन बीमा निगम इत्यादि। ठीक, इसमें सेकंड कैटेगरी है आपका निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र। ऐसी कंपनी जो निजी स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन हो। ऐसी कंपनी जो निजी स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन हो। एग्जाम्पल दुकान हो गए, या फिर अन्य छोटे उद्योग धंधे।
इसमें लगभग सारा कुछ कवर हो जाएगा। अन्य छोटे उद्योग धंधे, हाँ बड़े उद्योग भी आ जाएंगे अगर वो प्राइवेट कंपनी के अंदर प्राइवेट स्वामित्व या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की कंपनी है, ऐसी कंडीशन में बड़े उद्योग भी इसके अंदर आ जाएंगे। या फिर इसको सीधा लिख सकते हैं अन्य उद्योग धंधे, छोटे से अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो सीधा लिख लीजिएगा अन्य उद्योग धंधे। ठीक है, मतलब जहाँ पर सरकारी स्वामित्व हो, मतलब 51% से ज़्यादा शेयर अगर सरकार का है, ऐसे किसी भी क्षेत्र को छोड़ करके बाकी का सारा आपका प्राइवेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ज्वाइंट सेक्टर और हाँ, ज्वाइंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का काम होता है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे हस्तक्षेप मतलब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले लोग प्राइवेट एंटिटी के तौर पर इन्वॉल्व हैं, पर वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स लागू हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो प्राइवेट रूप से वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस संस्था को किसका सपोर्ट है? गवर्नमेंट का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला रूप है। वैसे ही जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं वहाँ भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स करंट अफेयर में पढ़ेंगे। मान लो कोई मिसाइल डेवलप करना था, यहाँ पे जनरली ज़्यादा करके हमारे यहाँ DRDO मिसाइल्स डेवलप करती थी, पर इस DRDO का जो एकाधिकार था पूरे मार्केट में मिसाइल के लिए, यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं ये कैसे होंगे? सरकारी। ठीक है, DRDO में काम करने वाले सभी कर्मचारी कैसे होंगे? सरकारी कर्मचारी होंगे। और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो एक लेवल के बाद में सुस्त पड़ने लगते हैं। हालांकि हर जगह ये चीज़ लागू नहीं होगी, पर सरकार का जो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जा कर के कम होने लगता है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जब है वो अपना 101% वहाँ पे पोटेंशियल यूज़ करेगा और क्या करेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का कोशिश करेगा। इसी वजह से वो कंटिन्यू क्या करता है? R&D में पैसा इन्वेस्ट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से अभी हाल ही में पिछले 5 वर्षों में ये देखा गया है कि मिसाइल डेवलप करने में जहाँ पे DRDO का एकाधिकार था, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाओं को, निजी संस्थाओं को भी इसका लाइसेंस दिया है और धीरे धीरे इनका जो एफिशिएंसी था वो अब DRDO भी यूज़ कर रहा है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो DRDO भी यूज़ करके और दोनों मिल करके अब कुछ नए मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं भारत के लिए। ठीक है, अब ये जो मिसाइल्स है वो क्या कहा जाएगा? जॉइंट वेंचर के थ्रू डेवलप हुआ मिसाइल कहा जाएगा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट नहीं रह गया, प्राइवेट नहीं रह गया, बल्कि क्या हो जाएगा? ये जॉइंट वेंचर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको सीधे सीधे हम कुछ नोट्स करके ऐड कर लीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर कंप्लीट हो गया, प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आप नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल मिसलिनियस पॉइंट है, इसको नोट करते चलेंगे। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है, इसी को ध्यान में रख करके सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। नोट कीजिएगा, GDP में योगदान के अनुसार, GDP में योगदान के अनुसार, GDP में योगदान के अनुसार क्रम, ये क्रम किस चीज़ का पूछा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का क्रम पूछा है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, GDP में योगदान करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमा करके देता है भारत को, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद में प्राइमरी सेक्टर। GDP में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है टर्शियरी से, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी।
नेक्स्ट, रोजगार में योगदान के अनुसार, रोजगार में योगदान के अनुसार क्रम, रोजगार में योगदान के अनुसार क्रम। क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र के द्वारा प्राप्त होता है भारत में? एग्रीकल्चर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज़्यादा रोजगार मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड नंबर पे टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, और सबसे लास्ट है सेकेंडरी सेक्टर। ये किस चीज़ के हिसाब से क्रम था? रोजगार प्रोवाइड करने के क्रम में। नेक्स्ट, विकास दर के अनुसार क्रम, ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कौन सा सेक्टर देता है? तो यहाँ पे भी क्रम बिल्कुल ऐसा ही है, 3, 2, 1, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। विकास दर के अनुसार क्रम, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। भारत में जीडीपी का आकलन भारत में जीडीपी का आकलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विभाग। भारत में जीडीपी का आकलन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब कुछ प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक, पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? पहला है विनिर्माण, दूसरा है विद्युत, तीसरा है निर्माण, चौथा है खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन किसका हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है परिवहन और चौथा है डेयरी, परिवहन। इनमें से किस क्षेत्र के अंदर खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या कोई नहीं? प्राइमरी के अंदर। इनमें से किसे, अच्छा ये वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है, पहले जो सबसे पहला प्रश्न पूछा था हमने। भारत में कृषि कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसी में से थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है, भारत में कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? सबसे पहला है पशुपालन, सेकंड है वानिकी, तीसरा है मत्स्य पालन या चौथा है उपरोक्त सभी। इनमें से सबको कृषि क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। एक और चीज़ चाहे तो आप नोट कर लेंगे, इस प्रश्न पे वो जो डाउट है वो आपका आ सकता है। प्राथमिक क्षेत्र को कई बार कृषि क्षेत्र कह देते हैं, सीधे सीधे कृषि क्षेत्र कह देते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं।
पर प्राथमिक को ही कई बार कृषि क्षेत्र भी कह दिया जाता है। तो चाहें तो आप प्राइमरी के साथ में ब्रैकेट में वहाँ पर कृषि क्षेत्र नोट कर लेंगे। प्राइमरी का ही एक और नाम है कृषि क्षेत्र। अर्थशास्त्र में तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या खनिज क्षेत्र? सेवा क्षेत्र के नाम से। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या मुक्त अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन सा प्राथमिक उत्पादन है? कपड़ा उत्पादन, सूती वस्त्र उत्पादन, शक्कर उत्पादन या लौह इस्पात का उत्पादन? प्राथमिक उत्पादन। इनमें से कौन सा प्राथमिक उत्पादन है? कपास, सूती वस्त्र, शक्कर या लौह इस्पात? कपास। बाकी बहुत सारे परसेंटेज या डेटा के क्रम में सवाल पूछे गए हैं। बजट या इकोनॉमिक सर्वे पर ये प्रश्न थे। इनमें से कौन सा कथन कृषि के संबंध में सही है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सेकंड है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। तीसरा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और चौथा है, कृषि भारतीय लोगों की जीविका का एकमात्र साधन है। पहला था रीढ़, दूसरा था धुरी, तीसरा है महत्वपूर्ण क्षेत्र और चौथा है जीविका का एकमात्र साधन। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, इसका जनरली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब एक समय तक आप जो आंसर दे रहे हैं, कृषि वास्तव में एक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो है सेवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा करके देता है भारत में। ठीक है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि अब वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो चुकी है। मान लो यही प्रश्न आपको एग्जाम में अगर रिपीट होता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? अब भारत में कृषि जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हाँ, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चाहे तो नोट करके जो सबसे लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक प्रश्न पूछा है उसके बाद में, भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तृतीयक या टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, जितने मूल्य के वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उस मूल्य को, उस देश भर के उस कुल मूल्य का जो सम है, टोटल है, उसको कहा जाता है जीडीपी। कैसे जानते हैं? इसका मेथड होता है, आगे देखेंगे। मान लीजिए पूरे देश में, बाकी लोग जा सकते हैं, 10 मिनट के बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए देश में सिर्फ और सिर्फ बिस्किट बनता है। मान लीजिए बिस्किट बनाने की एक कंपनी है पार्ले, और ये जो कंपनी है देश में सिर्फ एक ही काम है इनका, बिस्किट बनाने का। मान लो भारत में और कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? सरकार के पास रिकॉर्ड है, सरकार के पास ये रिकॉर्ड है कि पार्ले नाम की एक कंपनी जो है वो बिस्किट बनाने का काम करती है, और गवर्नमेंट के पास ये सूचीबद्ध है। ठीक है, सरकार से रजिस्टर्ड ये कंपनी है। सरकार के पास जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उन सभी का आंकड़ा सरकार के पास होता है। किस चीज़ का आंकड़ा? कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, उत्पादन क्षमता कितना है, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। और जब भी वहाँ से कुछ उत्पादन होता है तो सरकार को हिसाब देना पड़ता है कि हमने इतने मूल्य का सामान उत्पादन किया है, प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तब सरकार क्या करेगी? उसमें ये चेक करेगी कि उस वहाँ पे एक पैकेट बिस्किट का जो प्राइस था वो 10 रुपये था, और इतना, और उन्होंने साल भर में मान लो 1000 पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन किया है। मतलब वहाँ पर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है? यहाँ पे 10,000 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि उस वर्ष भारत की जीडीपी कितनी है? 10,000 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से हर एक कंपनी का जो टर्नओवर है, जो टोटल वहाँ पे प्रोडक्शन है, उसका कॉस्ट, उसकी कीमत निकाल करके उसको ऐड करके ये बताते हैं कि अब भारत में टोटल कितना जीडीपी है। ठीक है,
ये तो हमने सिर्फ एक बिस्किट का बात किया, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, सभी में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका जो टोटल है, सम है, इसको हम कहेंगे उस वर्ष भारत की जीडीपी। ठीक है, इसको जीडीपी वाले टॉपिक में और ठीक से पढ़ेंगे। हाँ लास्ट क्लास में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे थे, तो मेरे को समझ नहीं आया, एक बार फिर से पूछ रही हूँ। हाँ सर एक स्टेटमेंट था 1991 के आर्थिक सुधार का एक प्रमुख कारण था एक्सटर्नल डेब्ट का बढ़ता हुआ स्तर। हाँ, इसका मतलब सर? एक्सटर्नल डेब्ट मतलब जब भी कोई देश, वहाँ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जैसे कि वर्तमान में पाकिस्तान, ये क्या करेगा, अपनी डेली नीड्स, अब उनके हिसाब से डेली नीड्स क्या है, पेट्रोल उनकी डेली नीड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम जो भी पदार्थ हैं उनका इंपोर्ट करना उनके रेगुलर रूटीन में शामिल था। अब उनके पास पेट्रोल तो उनके यहाँ प्रोडक्शन होता नहीं है, उनको पेट्रोल की नीड है, तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं। कोई भी ज़्यादातर देश ऐसे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है तो उसका इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लो अब उनके पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा अगर समाप्त हो गई है, अब विदेशी मुद्रा क्यों, अपने देश की करेंसी में नहीं खरीद सकते थे क्या, तो कई बार कोई ऐसे देश होते हैं जिनकी करेंसी बहुत लो लेवल पर चली जाती है, उनकी करेंसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। डॉलर, क्योंकि आप एक देश से लीजिए दूसरे देश को दे दीजिए, डॉलर वर्ल्ड वाइज यूज होने वाला है। मान लीजिए हमारे देश की करेंसी बहुत नीचे चली जाती है, जिसको कि वर्ल्ड में कोई देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें एकमात्र सहारा होगा डॉलर। अब डॉलर हमारे पास कमाई का कोई जरिया है नहीं, हम खर्च किए जा रहे हैं, वैसी कंडीशन में अब हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई है जब उस देश को अपने बेसिक चीज़ों को खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए डॉलर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, उनके पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं। अब इनको क्या करेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से या वैश्विक संस्थाओं से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, लोन ले लेगा। मान लीजिए पाकिस्तान को हेल्प किया वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, या USA ने, या UAE सऊदी अरब ने इनको हेल्प कर दिया। मान लीजिए कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दे दिए गए खर्च करने के लिए, अब इनके पास डॉलर आ गए, वापस से डॉलर खर्च करते चले जाएंगे, और अब इनको जो लोन लिया था वो भी तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन इनके पास क्योंकि कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ खर्च करते जा रहे हैं, इनके पास एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब ये अपने पुराने लोन्स को भी चुका नहीं पा रहे हैं। ये जो लोन लिया था इनका बर्डन बढ़ते चला जा रहा है और इनको नए लोन की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ खर्च के साधन है इनके पास। ठीक है, इनका जो नया लोन है, इनका नीड है, बढ़ता जा रहा है उसका नीड, और जो पुराने लोन है वो चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कभी कभी किसी देश को दिवालिया भी घोषित कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पे अगर आर्थिक सुधार किए जाएं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि वहाँ पे अगर परफॉर्म करें, आर्थिक सुधार अगर वहाँ पर लेकर के आएँ, वो जो कंट्री है वापस से रिवाइव कर सकती है, वापस से उठ करके खड़ी हो सकती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था वापस से ठीक हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था, मान लो 1991 के पहले भारत की स्थिति कुछ ऐसी हो रही थी। ठीक है, हम लोन ले रहे थे, खर्च कर रहे थे, पर वापस नहीं लौटा पा रहे थे। इसी वजह से IMF ने हमको क्या कहा, हमारे यहाँ IMF में कहा कि आपके यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर करें तो आपकी अर्थव्यवस्था वापस से बेहतर हो सकती है। इसी चीज़ को कहा जाता है कि आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा क्या था, 1991 से पहले हम किस कंडीशन में थे, एक्सटर्नल डेब्ट की सिचुएशन में थे। मतलब हमारे यहाँ लोन, विदेशों से या विदेशी संस्थाओं से लोन बहुत ज़्यादा ले लिया था सरकार ने, पर चुका नहीं पा रहे थे। उसी चीज़ को वहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया है, हमारे यहाँ विदेशी ऋण या एक्सटर्नल डेब्ट बहुत ज़्यादा था और हमें आर्थिक सुधारों की ज़रूरत थी, जो कि हमने IMF के सजेशन पर लागू किए थे। ठीक है, चलिए जितने लोग बैठे हैं वापस आप लोग भी कुछ ब्रेक लीजिए और 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।